हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूपीएससी के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। रिवाइंड सीरीज है ये। हम लोग यूपीएससी के प्रीलिम्स की 2025 की तैयारी कर रहे हैं और साथ में जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते जा रहे हैं। और आज इस सीरीज़ का ईयर राउंड चैप्टर 4 है, यानी कि पिछले एक साल के जो भी करंट अफेयर्स हैं उनके क्वेश्चंस का आज चौथा सेट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और आज के इस सेशन में हम लोग खास तौर पे ध्यान देंगे किस तरीके से जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं वो अपने बैकवर्ड लिंकेजेस बनाते हैं। यानी कि कई बार हमें कुछ बेसिक निटी ग्रिटी, कुछ बेसिक बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है ताकि हम करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को समझ पाएं। आज उसी तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज का अपना पहला जो क्वेश्चन है, इट इज़ अबाउट ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। यानी कि ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन 2004 से प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन हैज बीन पब्लिश्ड annually since 2004 by which of the following organization? A. वर्ल्ड meteorological organization, A. विश्व मौसम विज्ञान संगठन, B. यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, C. ग्लोबल कार्बन काउंसिल वैश्विक कार्बन परिषद, D. सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क यानी कि सतत विकास समाधान नेटवर्क। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अब ये अभी हाल में ही न्यूज़ में था क्योंकि वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी अक्टूबर 2024 में, और उस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन हाउस गैस जो हैं उनका कंसंट्रेशन 2023 से भी ज़्यादा ऊंचे रिकॉर्ड पे जाकर के दर्ज हुआ। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन की समस्या इन द लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इसके बारे में जैसा कि आम तौर पे कहा जाता है, अनदर ईयर अनदर रिकॉर्ड, यानी कि एक नया साल और ग्रीन हाउस गैस के लिए एक नया रिकॉर्ड जो है वो लगातार बनता जा रहा है। हम लोग जो अपने ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशन को कम करने में जो हमने टारगेट बनाए हैं, जो हमने एफर्ट्स लगाए हैं, उनका कोई भी असर होता हुआ खास दिखाई नहीं पड़ रहा है और ये बहुत ही चिंता के विषय है। तो इसमें इस वजह से वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लगातार लोअर एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन है उसकी जांच, उसका मापन करते रहते हैं। और उसकी बेसिस पर वो हर साल अपनी रिपोर्ट में जो डाटा पब्लिश करते हैं वो डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि किस तरीके से हमारे जो ग्रीन हाउस गैस को कम करने के जो एफर्ट हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट ए, CTBT इज multilateral treaty to ban all the nuclear explosion in all environment for military और civilian purposes। CTBT सैन्य या नागरिक उद्देश्यों के लिए सभी वातावरणों में परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बहुपक्षीय संधि है। Statement 2, it entered into force in year 2005 as all the permanent members of the United Nations Security Council यानी कि UNSC ratified it। यह वर्ष 2005 में लागू हुआ क्योंकि UNSC के सभी स्थायी सदस्यों ने इसकी पुष्टि की। यू हैव टू चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको गलत कथन चुनना है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 और 2, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपने करेक्ट आंसर फाइंड आउट किया होगा और यह भी ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है, यानी कि गलत कथन चुनने के बारे में आपसे पूछा गया है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो
है B2 ओनली, यानी कि केवल जो दूसरा कथन है वो इनकरेक्ट है। और यहाँ पर आपको एक बार डाउट भी हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये ऑल परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेटिफाइड इट, ऐसा इसके बारे में बात कर रहा है। अब ये क्या चीज़ है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, दैट्स वाई दिस इज आवर आंसर। और ये जो हमारा है ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, दैट्स वाई दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर आंसर। नाउ लेट अस सी इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, और ये सबसे पहले तो न्यूज़ में क्यों था। तो CTBT यानी कि कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो है वो एक संधि है जिसको कि बहुत सारे लोगों ने न्यूयॉर्क सिटी में मिलकर के साइन किया था। और अभी हाल में ही नवंबर 2024 में तेहरान ने, यानी कि ईरान के तेहरान के पास एक अर्थक्वेक आया, और उस अर्थक्वेक की वजह से लोगों को ये डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान किसी किस्म का न्यूक्लियर टेस्ट कोई कर रहा हो। तो ईरान हैज़ एक्सपीरियंस 2 अर्थक्वेक्स अक्टूबर 5 के पास, और उन सारी चीज़ों के डिटेल के बारे में जानकारी करने के लिए कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी की एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि CTBTO कहलाती है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। याद रहे, वियना ऑस्ट्रिया में है। भले ही ये ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी कहाँ पर, न्यूयॉर्क सिटी में, लेकिन इसकी जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। और उसने अपने जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट के मॉनिटर और अर्थक्वेक के जो मॉनिटर्स हैं उन सभी को पता लगा करके बताया कि यहाँ पर जो अर्थक्वेक आया था वो जेन्युइन अर्थक्वेक था, न कि कोई न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। और क्योंकि ईरान अगर न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है तो जो उसके ऊपर प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए हुए हैं वो और भी ज़्यादा सीवियर हो जाएंगे, और न्यूक्लियर पावर अटेन करने की जो उसकी चाहत है या जो उसकी एफर्ट वो लगा रहा है लगातार, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो कि अमेरिका को पसंद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके परिप्रेक्ष्य में है। बैकवर्ड लिंकेजेस आई होप आपको समझ में आ रही होगी। कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ये एक तरह का ट्रीटी है, यानी कि एक तरह की संधि है। ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है, यानी कि कई सारे देशों ने मिलकर के इसको साइन किया है। और क्या किया है इस ट्रीटी में, लिखा क्या है, इट बैन्स न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन, यानी कि पूरी तरीके से किसी भी परमाणु के टेस्ट पर, परमाणु वेपन के टेस्ट पर प्रतिबंध लगाता है। अब इस ट्रीटी को 24 सितंबर 1996 यानी 28 साल पहले न्यूयॉर्क सिटी में साइन किया गया था। अभी तक ये फोर्स में नहीं है। इसको 9 एनेक्स किया था देशों ने, और 2 स्टेट्स ने अभी भी इसको रेटिफाई करना बाकी है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि सिग्नेटरीज और रेटिफिकेशन, इन दोनों का मतलब क्या होता है। सिग्नेटरीज का मतलब ये हो गया कि आपने जब ट्रीटी साइन हो रही थी तो उस पर दस्तखत तो कर दिए, लेकिन घर ले जा करके, यानी कि उस ट्रीटी को घर ले जा करके केवल अलमारी में सजा दिया, खूंटी पर टांग दिया, और उसका आपने पार्लियामेंट में अपनी जो जहाँ पे कानून बनाने वाली जो लेजिस्लेचर वाली बॉडी है उसमें आप उसको लेकर के नहीं गए, जिससे कि आप घर के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं है जो कि वो आपको किसी भी न्यूक्लियर टेस्ट से बैन करता हो, उस वैसा टेस्ट करने से बैन करता हो। तो यानी कि 6 ऐसे सिग्नेटरीज हैं जिन्होंने इस ट्रीटी पे तो साइन किए हैं, लेकिन कभी भी वो अपने होम यानी कि अपने जो कंट्री है वहाँ पर जा कर के उसको उन्होंने रेटिफाई नहीं किया, पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में उससे संबंधित कोई भी कानून नहीं बनाए। और ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये हैं चाइना, इजिप्ट, ईरान, इजराइल, रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो जितने भी मेजर कंट्रीज हैं उसमें तो यहाँ पे आई गए, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स आपको दिखाई पड़ रहा है, रशिया दिखाई पड़ रहा है, चाइना दिखाई पड़ रहा है, ईरान, इजराइल दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो उनको लड़ाई करनी है वो लड़ाई कर रहे हैं। 3 ऐसे नॉन सिग्नेटरीज हैं जिन्होंने रेटिफाई भी नहीं किया है, और उसमें आपको इंडिया का नाम देखने को मिल जाएगा, यानी कि इंडिया ने न तो इस पे साइन किया है और न ही इसको घर में ले जा करके इसके संबंधित कोई भी कानून अभी तक बनाया है। फिलहाल आपकी जो ये लैंग्वेज सपोर्ट करता है, यानी कि जो CTBTO की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। मैं इन सब बातों के ऊपर ध्यान इसलिए दिला रहा हूँ क्योंकि UPSC ने इससे पहले कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कभी कभी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में पूछ लिया है। तो आई होप आपको जो कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी और उससे संबंधित जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इस मैप में आपको वो सारे कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगे जो कि आपने कुछ जो नॉन सिग्नेटरीज और नॉन रेटिफाइड हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, जैसे कि इंडिया हो गया, जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया, इन तीनों देशों ने न तो उस पर साइन किया है न तो रेटिफाई किया है। और ये जो येलो कंट्रीज़ हैं, इन येलो कंट्रीज़ ने, जैसे कि अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इन्होंने साइन तो किया है, इजिप्ट हो गया, इन्होंने साइन तो किया है, लेकिन
इन्होंने घर में ले जा करके उससे संबंधित कोई कानून नहीं बनाया है, और बाकी जितने भी ब्लू कंट्रीज़ हैं उन्होंने साइन भी कर दिया है और उन्होंने इसको रेटिफाई भी कर दिया है। तो आई होप एक बार मैप से भी स्कीमेटिक तरीके से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अबाउट द कोकिंग कोल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोकिंग कोल। कोकिंग कोल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट ए, इट इज टिपिकली कंटेन्स मोर कार्बन, लेस एस एंड लेस मॉइस्चर देन थर्मल कोल। इसमें आमतौर पर थर्मल कोल की तुलना में अधिक कार्बन, कम राख और कम नमी होती है। स्टेटमेंट 2, इट इज़ एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। यह स्टील के उत्पादन में एक आवश्यक घटक है। स्टेटमेंट 3, ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकिंग कोल। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा कोकिंग कोल उत्पादक है। नाउ हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, ऑल द थ्री, नन। ऊपर दिए गए कथनों में से कितना सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या कोई भी नहीं। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 ओनली, बी ओनली 2। और इस ओनली 2 का जो आंसर है इसको जरा सा देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। कोकिंग कोल सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है? तो इंडिया का जो कोकिंग कोल है वो कोकिंग कोल इंपोर्ट सर्ज होता है क्योंकि 6 ईयर के हाई पर ये है। ठीक है, तो ये कोकिंग कोल अक्टूबर के आसपास, नवंबर के आसपास ये इंडिया का जो कोकिंग कोल इंपोर्ट है वो 6 साल के सबसे अधिकतम ऊंचाई के स्तर पर चला गया था। और इंडिया जो कोकिंग कोल इंपोर्ट करता है उसमें रशिया का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो रशिया हैज विटनेस सब्सटेंशियल राइज ओवर 200% ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो रशिया से हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कोकिंग कोल खरीदा। और कोकिंग कोल एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको कोकिंग कोल दिखाई पड़ रहा होगा और इसको मेटलर्जिकल कोल भी कहते हैं। और इस मेटलर्जिकल कोल या कोकिंग कोल का जो ग्रेड होती है, जो इसकी क्वालिटी होती है, वो थोड़ी सी अच्छी किस्म की होती है। आमतौर पे इस तरह के जो कोकिंग कोल है उसका इस्तेमाल ब्लास्ट फर्नेसेस में किया जाता है, यानी इंडस्ट्रियल यूज़ में प्राइमरली किया जाता है, ख़ास तौर पे स्टील मेकिंग के लिए। तो यानी कि इस कोल का इस्तेमाल आमतौर पे जैसा कि हम लोग हाउस वार्मिंग यानी कि घर को गर्म करने के लिए करते हैं या किसी डोमेस्टिक पर्पज़ से करते हैं, उस पर्पज़ से इसका कुकिंग कोल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इंडस्ट्रियल यूज़ इसका ज़्यादा किया जाता है। नाउ डिमांड फॉर मेटलर्जिकल कोल इज़ हाईली कपल्ड विद द डिमांड फॉर स्टील। तो जितनी ज़्यादा स्टील की प्रोडक्शन हो रही है उतनी ही ज़्यादा कोकिंग कोल की भी डिमांड बढ़ती जाती है। प्राइमरली स्टील मेकिंग कंपनीज ऑफन डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस कोल फॉर कोकिंग एंड इट इंश्योर्स स्टेबल एंड लो कॉस्ट सप्लाई। तो एक तरीके से जो स्टील मेकिंग कंपनीज़ हैं वो एक अलग से सेपरेट डिवीज़न रखती हैं कोकिंग कोल बनाने और उसको प्रोसेस करने का, सो दैट कि हमारे पास यानी कि स्टील कंपनी के पास हमेशा कोकिंग कोल मौजूद हो। यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं कोकिंग कोल की वो आपको नज़र आएंगी। कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्टिंग 58% ऑफ द सी बेड ट्रेड मोस्टली गोइंग टू चाइना। यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया मोस्टली प्रोड्यूस करता है वो चाइना की तरफ जाता है और चाइना दुनिया में सबसे बड़ा स्टील का उत्पादक और एक्सपोर्टर है। दैट्स वाई कोकिंग कोल की खपत उसकी सबसे ज़्यादा होती है। भले ही वो कच्चे लोहे का कई बार आयात भी करता है तो लेकिन वो उसकी प्रोसेसिंग करके उसमें स्टील बना करके उसको वैल्यू ऐड करके वो मार्केट में खुले बाहर के मार्केट में उसको बेचता है। नाउ कोकिंग कोल के कई सारे टाइप्स भी हैं। इसमें आपको हार्ड कोकिंग कोल्स देखने को मिलेगा, मीडियम कोकिंग कोल्स देखने को मिलेगा, सेमी सॉफ्ट कोकिंग कोल्स देखने को मिलेगा, पल्वराइज्ड कोल जो इंजेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। पल्वराइज्ड से मतलब ये होता है कि कोल का जो है वो एक तरीके से भूसा बना देते हैं, उसका चूरा बना देते हैं एंड देन दे यूटिलाइज इनटू द मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोकिंग कोल है, तो ये बिल्कुल सही है 58% के साथ। नाउ इसेंशियल इन स्टील प्रोडक्शन, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और यहाँ पे इट टिपिकली कंटेन्स मोर कार्बन लेस एस एंड लेस मॉइस्चर देन थर्मल कोल, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। दैट्स वाई दिस टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड हेंस बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं ट्रिटॉन आइलैंड के बारे में। हाल ही में खबरों में रहा ट्राइटन या ट्रिटॉन आइलैंड निम्नलिखित में से किस जल निकाय में स्थित है? ट्रिटॉन आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी? ए साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर, बी बैरेंट सी यानी कि बैरेंट सागर, सी करासी यानी कि करा सागर, डी बाल्टिक सी यानी कि बाल्टिक सागर। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए साउथ चाइना सी। जरा देख लेते हैं आखिर ट्रिटॉन आइलैंड क्यों न्यूज़ में था। इसका जो ए आंसर है वो साउथ चाइना सी है और यहाँ पे आपको ट्रिटॉन आइलैंड देखने को मिल रहा है। अब ट्रिटॉन आइलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ट्रिटॉन आइलैंड हाल में ही साउथ चाइना सी के पास फिलीपींस के पास पाया जाने वाला एक द्वीप है जिस पे मिलिट्री बेस रेडी करने जा रहा है चाइना। तो चाइना बिल्डिंग काउंटर स्टील्थ रडार ऑन डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी रीफ, सैटेलाइट पिक्चर्स सजेस्टेड। सैटेलाइट की जो इमेजरी प्राप्त हुई है उससे ये पता चलता है कि चाइना जो है वो एक काउंटर स्टील्थ यानी कि छुप करके वहाँ पे रडार स्थापित कर रहा है और ये जो आइलैंड है वो रीफ का बना हुआ है यानी कि कोरल रीफ का जो है फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अपग्रेडेड ट्रिटॉन आइलैंड आउटपोस्ट इन द पार्सल आर्किपेलेज जो एक्सपेंड चाइना सर्विलांस कैपेबिलिटीज इन द रीजन, तो चाइना यहाँ पे सर्विलांस के लिए रडार की स्थापना कर रहा है और दैट्स वाई ये न्यूज़ जो है वो 16 सितंबर को न्यूज़पेपर्स में थी। और साउथ चाइना सी में आपको ट्रिटॉन आइलैंड एक बार जरूर से मैप में देख लेना चाहिए। हालांकि मैंने कोशिश करी थी बट यहाँ पे मैं इमेज ही लेके चला आया, मैं जो मैप लगा देना चाहिए था यहाँ पे। दैट्स हैपन समटाइम्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रिटॉन आइलैंड हमने सॉल्व कर लिया। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओल्ड डोनियो लेंगाई इज एन एक्टिव वॉल्केनो दैट इरप्ट्स द रनिएस्ट लावा ऑन अर्थ, यानी कि ओल्डेंगो लेंगाई एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक लावा उगलता है। यहाँ पे रनिंग लावा और जो हिंदी का ट्रांसलेशन है उसमें थोड़ा सा अंतर है। रनियस लावा का मतलब ये होता है कि जो सबसे जिसकी विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा हो, जिसका बहाव प्रसार काफ़ी ज़्यादा हो, उसको रनियस लावा कहते हैं, जो कि यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा है हिंदी के ट्रांसलेशन में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज ओल्ड डोनियो लेंगाई इज ओनली वॉल्केनो दैट एक्सपेल्स कार्बोनाइट लावा इज इन द वर्ल्ड। तो कार्बोनाइट लावा को दुनिया में प्रसार करने वाला या दुनिया में भेजने वाला एकमात्र वॉल्केनो जो है वो है ओल्ड डोनियो लेंगाई। सी द थर्ड स्टेटमेंट इज ओल्ड डोनियो लेंगाई इज लोकेटेड इन जावन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। तो ओल्ड डोनियो लेंगाई इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ओनली 1, 2, ऑल द 3 और नन ऑफ देम। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओल्ड डोनियो लेंगाई इज लोकेटेड इन जावन आइलैंड इंडोनेशिया। ये बिल्कुल ही गलत कथन है, ये इंडोनेशिया में लोकेटेड नहीं है। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट ओल्ड डोनियो लेंगाई इज द ओनली वॉल्केनो that expels carbonate lava in the world. This is also a true statement. और old Donio Lengai is an active volcano that erupts the runiest lava on the earth. यह भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। दैट्स वाई इसका आंसर जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए, बी ओनली 2। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जरा देख लेते हैं, बैकवर्ड लिंकेजेस कर लेते हैं। नाउ ओल्ड डोनियो लेंगाई वहाँ तंजानिया में पाया जाता है और वहाँ की लोकल लैंग्वेज में जो इसका नाम है या इसका मीनिंग जो है नाम का वो है माउंटेन ऑफ गॉड। अब माउंटेन ऑफ गॉड हाल ही में एक्टिव हुआ, उसमें बल्जिंग देखने को मिली और बल्जिंग जैसा कि जियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये हो सकता है कि प्रिकर्सर हो इरप्शन का, यानी कि इरप्शन से थोड़े दिन पहले
आपको यहाँ पे बल्जिंग देखने को मिल सकती है। अभी तक ये एक्टिव उतना नहीं था, लेकिन पहले जो है पिछले कुछ सालों से एक्टिव नहीं था, लेकिन रिकॉर्ड हिस्ट्री में ये एक्टिव रहा है। दैट्स वाई इसको एक एक्टिव लावा, एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। अब यहाँ पे ओल्ड डेन्यू लेंगाई जो है वो तंजानिया में पाया जाता है और ये बल्ज कर रहा है। दैट्स वाई मैग्मा का जो है एक्युमुलेशन हो सकता है यहाँ पर हो रहा हो, और शैलो रिजर्वायर जो है उसके बीनीथ यानी कि सरफेस के नीचे फॉर्म हो रहा हो। तो इस वजह से न्यूज़ में था, पब्लिश हुआ था। अब यहाँ पे देख लेते हैं उसकी फ़ोटो, आपको थोड़ी सी एक फोटोग्राफिक मेमोरी भी आपकी बिल्ड हो जाए। और ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, 20 सितंबर 2024 को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ। नॉर्थन ऑफ तंजानिया, थोड़ी सी इसकी मैप लोकेशन भी देख लेते हैं, और ये ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। इसकी जो मैप लोकेशन है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको केन्या दिखाई पड़ रहा है, केन्या के नीचे आपको तंजानिया दिखाई पड़ रहा है, और तंजानिया के पास आपको माउंट किलिमंजारो का नेशनल पार्क दिखाई पड़ रहा है। उसके ऊपर आपको लेक नेट्रॉन दिखाई पड़ रहा है। लेक नेट्रॉन भी जो है वो हालिया में ही न्यूज़ में ही थी, क्योंकि लेक नेट्रॉन की खोज डिस्कवरी जो है, कई सारे सॉल्ट की इनकी एनालिसिस हुई और ये पता चला कि लेक नेट्रॉन जो है वो एक तरह से डेथ लेक है, यानी कि इसकी जो सॉल्ट यहाँ पर जो पाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा है। दैट्स वाई यहाँ पर जो जीव जंतु हैं वो यहाँ पर जी नहीं पाते, रह नहीं पाते। और उसी लेक नेट्रॉन के नीचे ओल्ड डेन्यू लेंगाई, ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है, ये आपको देखने को मिल रहा है, जो कि पूरी तरीके से तंजानिया में है और ये इक्वेटर के पास में ही पाया जाता है। अब इसके अलावा आपको लेक विक्टोरिया यहाँ पर देखने को मिलता है, और मसाई मारा जो कम्युनिटी है वो यहाँ पर रहती है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा, क्यों पूछा गया, इसकी बैकवर्ड लिंकेज क्या है ये भी समझ में आई होगी, और जो स्टेटमेंट्स हैं वो कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गलत हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर है वो अगेन बी है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। इन केस यू वांट टू कनेक्ट मी एट टेलीग्राम, तो आपको ये हैंडल देखने को मिल जाएगा। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर फाइंडिंग दीज वीडियोज़ वेरी फ्रूटफुल एंड बेनिफिशियल फॉर योर सेल्फ। मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे। बाय।